आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसका सामना हम सब ने कभी ना कभी किया है। बिल्कुल किया है। हाँ, और आज हमारे पास जो नोट्स और समरी हैं वे द माउंटेन इज यू नाम की बहुत ही शानदार किताब से लिए गए हैं। बहुत ही पावरफुल सोर्स मटेरियल है ये। एकदम। और आज की इस चर्चा का जो मिशन है ना, वो बहुत ही साफ है। हम ये समझना चाहते हैं कि जब हम किसी बहुत ही जरूरी काम को टालते हैं, जिसे आम बोलचाल में प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, तो असल में उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर क्या खिचड़ी पक रही होती है। ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आज ठीक इसी पल कोई व्यक्ति अपनी स्क्रीन के सामने बैठा है, किसी जरूरी ईमेल को ड्राफ्ट करने से बच रहा है या अन्य किसी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने में अटका हुआ महसूस कर रहा है, तो आज की ये चर्चा उस पूरे नजरिए को बदलने वाली है। बिल्कुल बदलने वाली है। हम सब इतने समझदार तो हैं ही कि ये जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक आम आलस नहीं है या फिर कोई टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज के नोट्स हमें एक कदम और गहराई में ले जाते हैं और बताते हैं कि ये असल में खुद के ही रास्ते में रुकावट डालने का, जिसे हम सेल्फ सैबोटाज कहते हैं, उसका एक बहुत ही एक्टिव तरीका है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करती है वो ये है कि सेल्फ सैबोटाज कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई भी इंसान जानबूझ के करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सुबह उठकर सोचता है कि आज मैं अपने करियर को बर्बाद करूंगी। कोई नहीं सोचता ऐसा। एग्जैक्टली। आज के नोट्स बहुत ही क्लियरली इस बात को डिकोड करते हैं कि ये पूरी तरह से एक सबकॉन्शियस यानी अवचेतन प्रक्रिया है। जब कोई किसी अहम काम को टालता है तो वो असल में उन बेहतरीन मौकों को खुद से दूर कर रहा होता है जो उसकी अपनी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी हैं। सही बात है। ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है, कोई मॉरल फेलियर नहीं है। ये असल में एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक डिफेंस मैकेनिज्म है। और अगर हम इस मैकेनिज्म को डिकोड कर लें तो हम उस लूप से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए इस डिफेंस मैकेनिज्म को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। जब हम ये मानते हैं कि काम टालना सिर्फ आलस नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हमारा अपना ही दिमाग हमारे खिलाफ क्यों काम कर रहा है। मतलब मैंने कई बार नोटिस किया है कि जब कोई बहुत ही क्रिटिकल काम सामने होता है, मान लीजिए कोई ऐसी बिजनेस प्रपोजल बनानी है जो किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो अचानक से घर के पंखे बहुत गंदे लगने लगते हैं। हाँ, सफाई याद आ जाती है। बिल्कुल। अचानक से लगता है कि सिंक में पड़े बर्तन धोना दुनिया का सबसे जरूरी काम है, या फिर किसी पुरानी वेब सीरीज के 3 एपिसोड देखना जरूरी हो जाता है। ये जो विरोधाभास है, ये आखिर पैदा कहाँ से होता है? देखिए, इस सवाल का जवाब हमारी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में छिपा है। अच्छा जी, अगर हम आज के इस एनालिसिस की गहराई में जाएं, तो हमारा दिमाग मुख्य रूप से किसी भी तरह के बदलाव या कह लें कि चेंज से नफरत करता है। बदलाव से नफरत? हाँ, हमारे ब्रेन को अपना कंफर्ट जोन बहुत प्यारा है। ये वो सुरक्षित दायरा है जहां सब कुछ जाना पहचाना है, जहां दिमाग को कोई एक्स्ट्रा कैलोरी खर्च नहीं करनी पड़ती और जहां कोई अनजान खतरा नहीं है। समझ रहा हूं। दिमाग का काम आपको खुश रखना या सफल बनाना नहीं है, उसका प्राइमरी काम आपको जिंदा रखना और सुरक्षित रखना है। तो अगर मैं इसे ऐसे सोचूं कि हमारा दिमाग उस ओवर प्रोटेक्टिव गार्ड की तरह है जो चाहता है कि हम बस सोफे पर बैठे रहें, चिप्स खाते रहें, क्योंकि सोफे पर बैठे रहने से हम पर कोई जंगली जानवर हमला नहीं करेगा। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। कोई भी नई चीज उसके लिए झाड़ियों में छिपे एक शेर की तरह है। एकदम सही। और यहीं पर आज के नोट्स एक बहुत ही गहरा पॉइंट रखते हैं। अगर हम इसे सफलता के चश्मे से देखें तो सफलता भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अरे वाह, मतलब जिस सफलता के पीछे हम दिन रात भाग रहे हैं, हमारा अपना ही दिमाग उसे खतरे के रूप में प्रोसेस कर रहा है। जी हाँ, सोचिए सफलता का मतलब क्या है? नई जिम्मेदारियां। बिल्कुल, नई जिम्मेदारियां, नए लोगों से मिलना, लोगों की आपसे नई उम्मीदें जुड़ जाना और सबसे बड़ी बात अज्ञात का सामना करना। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करता है और वो सफल हो जाता है तो उसे एक पूरी टीम हैंडल करनी पड़ सकती है, टैक्स के नए नियम समझने पड़ सकते हैं। दिमाग के नजरिए से देखें तो ये सब बहुत ज्यादा अनिश्चितता है, एक तरह का अनजाना डर। हाँ, ये सब कंफर्ट जोन से बाहर की बातें हैं। इसलिए जब हम कोई ऐसा काम करने वाले होते हैं जो हमें अगले लेवल पर ले जा सकता है, तो हमारा दिमाग अलार्म बजा देता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब दिमाग घबरा जाता है और वो उस ग्रोथ को रोकने के लिए ब्रेक लगा देता है। बिल्कुल, वो उस बदलाव से बचने के लिए एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है। और यही वो पॉइंट है जब मस्तिष्क हमें उस काम को टालने पर मजबूर करता है, ताकि हम उसी पुरानी स्थिति में रहें। एग्जैक्टली। वो हमें उसी परिचित स्थिति में रोके रखना चाहता है जिसे वो सुरक्षित मानता है, भले ही वो स्थिति कितनी भी फ्रस्ट्रेटिंग क्यों ना हो। कम से कम वो जानी पहचानी तो है। सही बात है। तो वो बर्तन धोना या वेब सीरीज देखना आलस नहीं है, वो दिमाग की एक हताश कोशिश है आपको उस नए, अनजान और खतरनाक सफलता वाले जोन में जाने से रोकने की। अगर कोई आज इस बात को समझ ले, जो भी काम टालकर फंसा हुआ महसूस कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मतलब अगर आज कोई डेस्क पर बैठा
किसी रिपोर्ट को लिखने या किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करने से बच रहा है, तो वो इसलिए नहीं बच रहा क्योंकि वो फॉर्म भरना मुश्किल है, बल्कि वो इसलिए बच रहा है क्योंकि वो उस फॉर्म के सिलेक्ट हो जाने के बाद जो नई जिंदगी शुरू होगी उस बदलाव से डरता है। यही असली वजह है। ये तो मानो ऐसा है जैसे कोई खुद ही अपनी गाड़ी का एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों पूरी ताकत से एक साथ दबा रहा हो। गाड़ी आवाज तो बहुत कर रही है, लेकिन आगे 1 इंच नहीं बढ़ रही। पहाड़ यानी माउंटेन का मेटाफर। हाँ, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की भाषा में इस पहाड़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ये कोडिंग का असाइनमेंट तो एक पहाड़ है, या कल की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन बनाना तो पहाड़ तोड़ने जैसा काम है। हाँ, हम अक्सर ऐसा कहते हैं। हम हमेशा उस रुके हुए काम को एक विशाल पहाड़ मान लेते हैं, लेकिन आज के नोट्स इस पूरी धारणा को ही पलट देते हैं। सही कहा। यही वो सबसे बड़ा भ्रम है जिसे ये नोट्स तोड़ते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि असल में पहाड़ कोई बाहरी समस्या, कोई असाइनमेंट या कोई टास्क नहीं है। तो फिर असली पहाड़ क्या है? जिस काम को टाला जा रहा है वो कभी भी असली चुनौती नहीं होता। असली पहाड़ हमारे भीतर है। हमारे भीतर? जी। ये पहाड़ हमारी अपनी धारणाओं, हमारे बिलीव्स, हमारे उन डरों जिन्हें हम खुद भी नहीं पहचानते, और हमारी उन पुरानी आदतों से मिलकर बना है जिन्हें हमने सालों से अपने भीतर पाला है। अच्छा। जब कोई किसी काम को देखकर रुक जाता है तो वो काम केवल एक खाली स्क्रीन या एक शीशे की तरह काम कर रहा होता है। वो शीशा हमारे भीतर के उस विशाल पहाड़ को, हमारी इनसिक्योरिटीज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। मतलब चुनौती बाहर नहीं, अंदर है। हम असल में उस काम से नहीं भाग रहे हैं, हम उस भावना से भाग रहे हैं जो वो काम हमारे अंदर ट्रिगर करता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि अगर मुझे किसी बड़े क्लाइंट को कॉल करना है, तो कॉल करना कोई पहाड़ नहीं है। फोन उठाना और नंबर डायल करना तो बहुत आसान है। हाँ, उसमें तो कोई मेहनत नहीं है। लेकिन वो कॉल जो मेरे अंदर रिजेक्शन का डर पैदा कर रहा है, वो डर असल में मेरा पहाड़ है। हमारी अपनी धारणाएं, जैसे कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा, या अगर मैं फेल हो गया तो मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये सब मिलकर वो पहाड़ बनाते हैं। एग्जैक्टली। और आदतें तो जैसी उस पहाड़ की चट्टानें हैं जो उसे और भी मजबूत बनाती हैं। जब हम बार बार किसी मुश्किल भावना से बचने के लिए फोन स्क्रॉल करने की आदत डाल लेते हैं, तो हम अनजाने में उस पहाड़ पर एक और पत्थर रख रहे होते हैं। लेकिन ये सब सुन के एक सवाल जहन में आता है, ये डर, ये गहरी नेगेटिव धारणाएं, ये आखिर आती कहां से हैं? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। हम कोई जन्म से तो ये सोचकर नहीं आते कि हमें ईमेल भेजने से या नया प्रोजेक्ट शुरू करने से डरना चाहिए। क्या ये आंतरिक पहाड़ बचपन से ही होता है, या ये हमारी जिंदगी के सफर में कहीं रास्ते में बन जाता है? नोट्स इसका बहुत ही स्पष्ट उत्तर देते हैं। इस पहाड़ का निर्माण हवा में नहीं होता। यह हमारे अतीत की भूमिका, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत गहरा असर डालते हैं। अतीत के अनुभव, हाँ, हमारे पुराने अनुभव और ऐसी भावनाएं जिन्हें हमने कभी ठीक से प्रोसेस नहीं किया, जिन्हें इन नोट्स में अनरिजॉल्व्ड इमोशंस कहा गया है, वो हमारे आज के फैसलों और हमारे आज के प्रोक्रेस्टिनेशन को ड्राइव करती हैं। अनरिजॉल्व्ड इमोशंस मतलब ऐसे घाव जो कभी भरे नहीं। अगर हम इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण लें तो कैसा होगा? मैं इसे ऐसे समझाती हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने कॉलेज के दिनों में कोई प्रेजेंटेशन दी थी और वहां उसे बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज किया गया था या उसका मजाक उड़ाया गया था। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। बिल्कुल। उस वक्त जो शर्म या निराशा महसूस हुई, उस व्यक्ति ने कभी उसका सामना नहीं किया। उसने बस उस भावना को अपने अंदर कहीं गहरे डिब्बे में बंद कर दिया और आगे बढ़ गया। हाँ। अब आज 5 या 10 साल बाद जब उसे अपने ऑफिस में कोई नई पिच तैयार करनी है तो वो उसे टालता रहता है। तो वो दबी हुई भावना आज के इस नए काम को देखकर फिर से ट्रिगर हो जाती है। हाँ। आज की पिच का उस पुराने कॉलेज प्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वो दबी हुई भावना एक अदृश्य अलार्म सिस्टम की तरह काम करती है। गजब है। जैसे ही कोई नया अवसर सामने आता है, वो पुराना अनसुलझा दर्द मस्तिष्क को चेतावनी देता है कि रुको, याद है पिछली बार जब तुमने ऐसा कुछ किया था तो कितनी बेइज्जती हुई थी? ये काम मत करो वरना फिर से वही दर्द सहना पड़ेगा। बाप रे। और नतीजतन व्यक्ति आज के जरूरी काम को टाल देता है। वो खुद को समझाता है कि वो बस थक गया है या बाद में कर लेगा, लेकिन असल में वो उस पुरानी भावना से बच रहा होता है। ये बहुत ही डीप है। इसे समझने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे हर टला हुआ काम अतीत की किसी अनसुलझी कहानी का एक चैप्टर है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम बस उस कहानी को दोहराने से बच रहे हैं। और यहीं पे मैं इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ का जिक्र करना चाहूंगा, जो आज की समरी का एक बहुत ही पावरफुल हिस्सा है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जब हम अवेयरनेस और इन पुरानी भावनाओं को सुलझाने की बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस ही वो टूल है जिससे हम इस पहाड़ को काट सकते हैं। जी हाँ। अक्सर लोग EQ को सिर्फ कॉर्पोरेट लीडरशिप या अच्छे कम्युनिकेशन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ तो ये खुद से बात करने का टूल लग रहा है। आपने बिल्कुल सही तार जोड़ा है।
इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं है, ये वास्तव में वो टूल किट है जो हमारे खुद के अंदर चल रही इस पहेली को सुलझाती है। अपनी भावनाओं को सिर्फ महसूस कर लेना काफी नहीं है, उन्हें समझना, उन्हें एक नाम देना, ये पहचानना कि वे कहाँ से आ रही हैं और फिर उन पर नियंत्रण पाना ही असली इमोशनल इंटेलिजेंस है। मतलब ये पहचानना कि मैं इस काम को इसलिए नहीं टाल रहा हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ, बल्कि इसलिए टाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि अगर ये परफेक्ट नहीं हुआ तो मैं खुद को नाकाबिल मानूंगा। तो हम ये भी समझ जाते हैं कि हमारा बिहेवियर ऐसा क्यों है। सही बात है। भावनाओं को एक नाम दे देना उनके असर को आधा कर देता है। आधा कर देता है। बिल्कुल। अगर कोई ये पहचान ले कि वो रिजेक्शन के डर से किसी क्लाइंट को कॉल नहीं कर रहा है, तो उसका अपने व्यवहार के प्रति नजरिया ही बदल जाएगा। वो अब खुद को कामचोर नहीं कहेगा, बल्कि वो अपने उस डर पर काम करेगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। भावनाओं पर इसी समझ और अवेयरनेस के माध्यम से ही हम उन पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं जो हमें पीछे खींच रहे हैं, और इसे ही नोट्स में हीलिंग की प्रक्रिया कहा गया है। जब तक अतीत के वे इमोशनल घाव नहीं भरेंगे, तब तक हम वर्तमान में काम टालने के इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसका मतलब है कि डर को नाम देना और ये स्वीकार करना कि हाँ मैं डरा हुआ हूँ, यही आधी जीत है। बिल्कुल, आधी जीत है। अब अगर हम इसे एक कदम और आगे ले जाएं, मान लीजिए कि किसी ने इस पूरी प्रोसेस को फॉलो किया, उसने अपनी भावनाओं को समझ लिया, ये भी जान लिया कि वो काम क्यों टाल रहा है और अपने पुराने डरों का सामना भी कर लिया। तो क्या अब सिर्फ एक नया टाइम टेबल बनाने, कोई पोमोडोरो टेक्निक वाला ऐप डाउनलोड करने और कुछ नई आदतें डाल लेने से ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। क्योंकि इंटरनेट तो ऐसी हैबिट ट्रैकिंग टिप से भरा पड़ा है। क्या सिर्फ आदतें बदल लेना ही काफी है? यहीं पर अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अच्छा जी, और आज के नोट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सिर्फ सतह पर आदतें बदलना बिल्कुल भी काफी नहीं है। अगर रूट कॉज यानी जड़ पर काम नहीं किया गया तो कोई भी टाइम मैनेजमेंट ऐप काम नहीं आएगा। क्यों? आदतें तो अच्छी चीजें होती है ना। आदतें अच्छी होती हैं, लेकिन अगर हमें स्थायी रूप से इस काम टालने के चक्कर से बाहर आना है तो इसके लिए एक नई पहचान यानी एक न्यू आइडेंटिटी बनानी होगी। न्यू आइडेंटिटी। हाँ, इसे ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति खुद को अंदर से एक प्रोक्रेस्टिनेटर या आलसी इंसान मानता है, तो वो बाहर चाहे जितने भी अलार्म लगा ले, उसकी वो पुरानी पहचान उसे वापस उसी जगह खींच लाएगी। मतलब दिमाग वापस वहीं ले जाएगा। बिल्कुल, उसका दिमाग कहेगा तुम तो हमेशा आखिरी मिनट पर काम करते हो, तो अभी क्यों परेशान हो रहे हो? ओह, ये तो वही बात हो गई जो अक्सर स्मोकिंग छोड़ने वालों के बारे में कही जाती है। हाँ, बताइए। अगर कोई स्मोकर सिगरेट छोड़ना चाहता है और वो कहता है कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो अभी भी खुद को एक स्मोकर मान रहा है। सही कहा। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता, तो उसने अपनी पहचान ही बदल ली है, एक नॉन स्मोकर वाली पहचान। एकदम परफेक्ट उदाहरण है। इसी तरह काम टालने वाले व्यक्ति की पहचान को छोड़कर एक नई सोच अपनानी होगी। व्यक्ति को उस पुरानी पहचान को त्यागना होगा जो कहती है कि मैं कभी समय पर काम पूरा नहीं कर पाता। बहुत खूब। जब आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं जो अपने वादों को पूरा करता है, तो आपके एक्शंस अपने आप उस नई पहचान से मैच करने लगते हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, बात ये है कि हम खुद को क्या मानते हैं। ये बहुत ही लिबरेटिंग विचार है। मतलब हमें अपनी कहानी खुद बदलनी होगी। बिल्कुल। हम जो नैरेटिव अपने दिमाग में रोज प्ले करते हैं कि मैं तो अस्त व्यस्त इंसान हूँ, मुझसे तो डेडलाइंस मिस होती हैं, उस नैरेटिव को डिलीट करके एक नया नैरेटिव लिखना होगा। एकदम सही। और यहीं से हमारी चर्चा इस पूरे कॉन्सेप्ट के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचती है, सेल्फ मास्टरी, यानी खुद पर पूर्ण नियंत्रण। इन नोट्स में सेल्फ मास्टरी को अल्टीमेट गोल के रूप में दर्शाया गया है। सेल्फ मास्टरी सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे समझें? सेल्फ मास्टरी का बहुत ही सरल सा अर्थ है अपने विचारों और अपने कार्यों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना। जब हम अपनी पहचान बदल लेते हैं, अपनी दबी हुई भावनाओं को समझ लेते हैं और अपने डर को नाम दे देते हैं, तो हमारे विचार हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। हम अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते। क्या बात है। और जब विचार कंट्रोल में होते हैं तो हमारे एक्शंस, हमारे कार्य भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। तो मतलब जब अगली बार दिमाग कहेगा कि चलो 1 घंटा सोशल मीडिया देख लेते हैं, काम बाद में करेंगे, तो सेल्फ मास्टरी वाला इंसान उस आवाज को सुनेगा, उसे पहचानेगा कि ये एक डर की आवाज है और फिर सचेत होकर उसे इग्नोर कर देगा। जी हाँ, वो उस पल में पॉज लेगा और खुद से कहेगा, नहीं, मैं वो इंसान हूं जो मुश्किल काम पहले करता है। बहुत पावरफुल। यही वो नियंत्रण है जो हमें काम टालने की इस मानसिक कैद से सच्ची आजादी दिलाता है। ये आजादी हमें इस बात की शक्ति देती है कि हम अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकें, न कि हमारे अनजाने डर हमारा भविष्य तय करें।
है। क्या बात है, क्या अद्भुत यात्रा रही है ये। सच में। अगर मैं आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटूं, तो इन नोट्स के विश्लेषण से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। हम खुद ही अपनी सफलता की सबसे बड़ी बाधा हैं। बिल्कुल। जो काम हम आज टाल रहे हैं, जो ईमेल हम नहीं भेज रहे, जो प्रोजेक्ट हम शुरू नहीं कर रहे, वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। वो तो बस एक खाली कैनवास है जिस पर हम अपने डर पेंट कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से कहा आपने। वो हमारे भीतर का ही एक संघर्ष है। लेकिन सबसे अच्छी और पॉजिटिव खबर यह है कि हम इसे बदल सकते हैं। काम टालने के अपने पुराने पैटर्न को समझकर, अपनी अनसुलझी भावनाओं को सुलझाकर, अपने कंफर्ट जोन की उस झूठी सुरक्षा को पहचानकर और एक नई पहचान अपनाकर। बिल्कुल, एक नई पहचान अपनाकर हम उस पहाड़ को, जो कल तक हमारे सामने एक रुकावट था, आज अपने विकास का एक मजबूत जरिया बना सकते हैं। जो भी इंसान आज फंसा हुआ महसूस कर रहा है, वो असल में फंसा हुआ नहीं है, वो बस एक ब्रेक थ्रू के बहुत करीब है। एकदम सही। और इस चर्चा को विराम देते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर हम सब बाद में शांति से सोच सकें। जी बताइए। अगर काम को टालना असल में हमारे मस्तिष्क द्वारा बनाया गया एक सुरक्षा कवच है, तो आज हम जिस एक सबसे जरूरी काम को टाल रहे हैं, उसके पीछे ऐसा कौन सा अनजाना डर छिपा है जिससे हमारा ही दिमाग हमें बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या वो फेल होने का डर है या शायद सफल होने का डर है? उस डर की पहचान करना, उस पर उंगली रखना ही उस पहाड़ को पार करने की सबसे पहली सीढ़ी है।